अस्सलाम वालेकुम। आप सुनना शुरू कर चुके हैं मशहूर ज़माना हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट। 1971 की पाक भारत जंग में जब पाक फ़ौज ने हथियार डाले, मुल्क दो टुकड़े हो गया। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और पाकिस्तान के तकरीबन 93,000 फ़ौजी भारत के जंगी कैदी बन गए। उस वक्त डिक्टेटर जनरल याह्या खान, जिनके दौरे सदारत में मुल्क दो टुकड़े हुआ था, उन्हें मजबूरन इक़्तिदार छोड़ना पड़ा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मगरबी यानी मौजूदा पाकिस्तान के सदर बन गए। कहते हैं इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी जनरल याह्या खान इक़्तिदार नहीं छोड़ना चाहते थे और उनकी कुर्सी से चिमटे रहने की ख्वाहिश थी, लेकिन उन्हें मजबूरन इस्तीफ़ा देना पड़ा। उस वक्त मुल्क में चूँकि सदारती निज़ाम राज था, तो जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो याह्या खान के बाद हुक्मरान बने तो उन्होंने बतौर सदर इक़्तिदार संभाला और 26 दिसंबर 1971 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस हमीदुर रहमान की सरबराही में 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया, जिसके ज़िम्मे ये काम था कि वो तमाम शवाहिद और अमूर का जायज़ा लेकर एक रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान को पेश करे, जिसमें फ़ौज के हथियार डालने और मुल्क दो टुकड़े होने की वजूहात बताई गई हों। उस कमीशन ने गवाहों से सवालात किए, सबूत और शवाहिद इकट्ठे किए और एक रिपोर्ट भी हुकूमत पाकिस्तान को सबमिट की, जिसे हम हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ये कमीशन 3 रुकनी था, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस हमीदुर रहमान कर रहे थे। कमीशन में दीगर 2 अफराद में एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस अनवारुल हक और दूसरे सिंध और बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस तुफ़ैल अली थे। इस कमीशन ने जो रिपोर्ट तैयार करके हुकूमत पाकिस्तान को सबमिट की, वो शाया ना की जा सकी। वो शाया क्यों ना हुई? जिस शख्स ने भी ये रिपोर्ट सुनने की गरज से इस वीडियो पर क्लिक किया है, वो रिपोर्ट शाया ना होने की वजूहात को बखूबी जानता है कि कौन से ताकतवर लोग उस रिपोर्ट में बेनकाब हुए थे, जिनके गुनाहों पर पर्दा डाला गया। सन 2000 में ये मशहूर ज़माना रिपोर्ट भारतीय मैगज़ीन इंडिया टुडे को लीक कर दी गई, जिसने ये रिपोर्ट छाप दी। पहला मौका था जब अवाम पाकिस्तान को रिपोर्ट की तफसीलात का इल्म हुआ। लीक करने वाले शख्स की शनाख्त वाज़ेह ना हो सकी, लेकिन ये ख्याल किया जाता है कि ये दस्तावेज़ात फ़ौजी हलकों या हुकूमत की जानिब से लीक की गई। इस रिपोर्ट को पाकिस्तान अखबार डॉन ने भी बाद में शाया कर दिया और फिर हुकूमत पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को अवामी सतह पर शाया किया। ताहम इस रिपोर्ट के कई हसास और अहम हिस्से आज तक शाया नहीं किए जा सके। जो हिस्से लीक हुए और जिन हिस्सों को हुकूमत पाकिस्तान ने शाया किया, उसी रिपोर्ट को ही अवाम पाकिस्तान जानते हैं और वही रिपोर्ट इस वीडियो में पढ़ी गई है। इस वीडियो के अगले 9 मिनट में चीफ जस्टिस हमीदुर रहमान इस कमीशन के क़याम और तहकीक करने के तरीक़ों के बारे में इब्तदाई मालूमात देते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये मालूमात भी ज़रूर सुनें, लेकिन अगर आप डायरेक्ट रिपोर्ट पर पहुंचना चाहते हैं तो इस वीडियो को 12वें मिनट से सुनना शुरू कर सकते हैं। एग्जैक्ट टाइम डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट रिपोर्ट तक पहुँच सकते हैं। इस रिपोर्ट का जो हिस्सा अब तक शाया हो चुका है, अब चलते हैं उसकी तरफ। ये कमीशन सदर पाकिस्तान ने दिसंबर 1971 में मुकर्रर किया ताकि ये जांच की जा सके कि किन हालात में मशरकी कमांड के कमांडर ने हथियार डाले और उनके ज़ेर कमान पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अरकान ने हथियार डाले और मगरबी पाकिस्तान और भारत की सरहदों के साथ और रियासत जम्मू कश्मीर में सीज़ फायर लाइन के साथ जंग बंदी का हुक्म दिया गया। कमीशन ने 213 गवाहों का जायज़ा लेने के बाद जुलाई 1972 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट को पेश करने से पहले हमें उन बेशतर अफराद की शहादत नहीं मिली थी जो जंगी कैदी बनाए गए थे, बशमूल अहम शख्सियात के, जिन्होंने मशरकी पाकिस्तान में हथियार डालने के आखिरी वाक़यात में हिस्सा लिया, सिवाय मेजर जनरल रहीम के। अगरचे हमने मशरकी पाकिस्तान की कहानी को दस्तयाब मवाद की मदद से दोबारा तमीर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे नताज लाजमी तौर पर आर्जी नोयत के थे। हमने ये भी महसूस किया कि चूँकि हमने कुछ अहम शख्सियात की कारकर्दगी पर मनफी तबसरा करने की वजूहात पाई थीं, लिहाजा उनके बारे में कोई हतमी फ़ैसला देना गैर मुनसिफाना होता, बगैर उन्हें अपना नुक्ता नज़र बयान करने का मौका दिए। इसलिए हमने कहा कि मशरकी पाकिस्तान में हथियार डालने और दीगर मुतल्लका अमूर के बारे में हमारी मुशाहिदात और नताइज को आर्जी समझा जाए और कमांडर मशरकी कमांड और उसके सीनियर अफसरान की शहादत मौसूल होने पर नज़रसानी की जा सकती है। चनाचे जब जंगी कैदी और वो सिविलियन अफराद जो भारत में फ़ौजी एहलकारों के साथ नज़रबंद थे पाकिस्तान वापस आए, तो वफाकी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें हदायत की गई कि कमीशन एक जगह और तारीख का तयन करके इंक्वायरी शुरू करेगा और 2 माह की मुद्दत के अंदर अंदर अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट सदर पाकिस्तान को पेश करेगा, जो इसमें मज़कूरा अमूर से मुतल्लक नताइज पर मुश्तमिल होगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अल्ताफ़ कादर, जो पहले भी कमीशन के फ़ौजी मशीर रह चुके थे, उनको दोबारा इस ओहदे पर मुकर्रर किया गया और इसी तरह मिस्टर M A लतीफ़ को कमीशन के सेक्रेटरी के तौर पर दोबारा तैनात किया गया।
کمیشن کی درخواست پر حکومت نے کرنل ایم اے حسن کو قانونی مشیر مقرر کیا۔ کمیشن نے 1 جون 1974 کو ایک پریس ریلیز جاری کی کہ جس میں جنگی قیدیوں اور مشرقی پاکستان سے واپس آنے والے دیگر افراد کو موقع فراہم کیا گیا کہ وہ ایسی معلومات فراہم کریں جو ان کے علم میں ہوں اور کمیشن کے مقاصد کے لیے متعلقہ ہوں۔ کمیشن کی کارروائی: کمیشن نے 3 جون 1974 کو لاہور میں ایک غیر رسمی اجلاس منعقد کیا تاکہ مختلف ابتدائی امور پر غور کیا جائے، اور پھر 16 جولائی 1974 سے ایبٹ آباد میں کارروائی دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران متعدد سوال نامے مختلف افراد کو جاری کیے گئے، جن میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو مشرقی پاکستان میں اس وقت اہم معاملات کی نگرانی کر رہے تھے، اور دیگر جن کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ ان کے پاس متعلقہ معلومات ہو سکتی ہیں۔ فوجی اہلکاروں، سول سروسز اور پولیس سروسز کے افراد سے بیانات بھی موصول ہوئے، اور ہم نے ان بیانات کا جائزہ لینے کے بعد گواہوں کو طلب کیا۔ ہم نے 72 افراد کی شہادت ریکارڈ کی، جن میں خصوصاً لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی، کمانڈر مشرقی کمانڈ، میجر جنرل فرمان علی جمشید اور ان جرنیلوں کو شامل کیا جو متعلقہ وقت میں ڈویژنوں کی کمان کر رہے تھے۔ ریئر ایڈمرل شریف جو سینئر ترین نیول افسر تھے، ایئر کموڈور انعام جو سینئر ترین فضائی افسر تھے، اور سویلین اہلکار جن میں اس وقت کے چیف سیکرٹری مسٹر مظفر حسین اور آئی جی پولیس مسٹر محمود علی چودھری شامل تھے۔ علاوہ ازیں میجر جنرل رحیم کا دوبارہ معائنہ کیا گیا۔ ایک واحد استثناء جو ناگزیر تھا وہ ڈاکٹر مالک کا تھا، جو آخر تک مشرقی پاکستان کے گورنر تھے، لیکن ان کے معاملے میں بھی ہمارے پاس ہر اہم واقعے کی براہ راست شہادت موجود تھی، اس لیے ہم اب خود کو حتمی نتائج پیش کرنے کے اہل سمجھتے ہیں۔ شہادتوں کے معائنے کے بعد کمیشن نے کئی وجوہات کی بنا پر اپنی رپورٹ 15 ستمبر 1974 کو پیش کرنے سے قاصر ہونے پر وقت مانگا، جو 15 نومبر 1974 تک بڑھا دیا گیا، اور پھر 30 نومبر 1974 تک۔ 5 ستمبر 1974 کو شہادتوں کے ریکارڈنگ کے اختتام پر ہمیں منتشر ہونا پڑا، کیونکہ ہم میں سے 2 کو 9 سے 21 ستمبر 1974 تک کراچی میں سپریم کورٹ کے خصوصی اجلاس میں شرکت کرنا تھی، اور صدر کو بھی ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے جنیوا جانا پڑا۔ اس لیے ہم 23 اکتوبر 1974 کو ایبٹ آباد میں دوبارہ جمع ہوئے تاکہ اپنی مرکزی رپورٹ کے ساتھ اس ضمنی رپورٹ کی تیاری کر سکیں۔ ضمنی رپورٹ کی ترتیب: عمومی طور پر ہم نے بڑی مقدار میں نئی شہادتوں کا جائزہ لیا۔ ہم نے کوئی ایسی وجہ نہیں پائی جس سے ہمیں مرکزی رپورٹ میں دیے گئے نتائج میں ترمیم کرنی پڑے، بلکہ تفصیلی وجوہات سے ہم ان نتائج میں مزید پختہ ہو گئے، لہذا ہم مرکزی رپورٹ کے بیانات کو دہرانے سے گریز کریں گے، سوائے ان نتائج کے مختصر اعادے کے جو اس ضمنی رپورٹ میں ہمارے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس وقت کچھ ایسے امور بھی تھے جن پر ہماری معلومات ناکافی تھیں، اور ان کو ہم کچھ تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تاہم اس ضمنی رپورٹ کو جہاں تک ممکن ہو اسی طرز پر لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں جیسے کہ ہم نے مرکزی رپورٹ میں کیا تھا۔ اس رپورٹ کے حصہ دوم میں ہم نے سیاسی پس منظر پر بات کی تھی، اور اب ہم صرف ان واقعات کا ذکر کریں گے جو 1971 میں پیش آئے، خاص طور پر 25 مارچ 1971 کے بعد کے واقعات۔ مرکزی رپورٹ کے حصہ سوم میں بین الاقوامی تعلقات پر ہمیں مزید کچھ کہنا نہیں ہے۔ جہاں تک حصہ چہارم کا تعلق ہے، ہم مغربی پاکستان میں فوجی پہلوؤں کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، سوائے اس حد تک کہ اس کے مشرقی پاکستان میں اثرات اور مغربی محاذ کو کھولنے کی حکمت عملی پر اٹھنے والے تنازع پر کچھ روشنی ڈالیں گے۔ اس حصے میں ہم لازمی طور پر مرکزی رپورٹ کے باب نمبر 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 اور 9 میں بیان کردہ امور کا مزید تفصیل کے ساتھ جائزہ لیں گے جو مشرقی پاکستان سے متعلق ہیں۔ ہم پھر مشرقی پاکستان میں مسلح افواج کی نظم و ضبط کے موضوع پر بات کریں گے، جس میں مشرقی پاکستان میں مبینہ فوجی مظالم کے سوالات شامل ہوں گے۔ اس حصے میں ہمیں لازمی طور پر کئی افراد کے انفرادی طرز عمل پر بات کرنی ہوگی، حالانکہ اس کے کچھ پہلو پہلے کے ابواب سے بھی سامنے آئیں گے۔ ہمیں پھر اس شہادت پر بحث کرنی ہوگی جو ہمارے سامنے آئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت میں قید کے دوران بعض اعلیٰ افسران نے ایک متفقہ، اگرچہ ضروری طور پر درست نہیں، واقعے کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ آخر میں ہم اس ضمنی رپورٹ کو اپنی سفارشات کے ساتھ مکمل کریں گے۔ جب جنگی قیدی بھارت سے واپس آئے تو یہ پریس ریلیز جاری کی گئی۔ پاکستان کی حکومت کی جانب سے جس جنگی انکوائری کمیشن کو اپنی کارروائی دوبارہ شروع کرنے اور حتمی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اسے اس وقت کے صدر پاکستان مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے 26 دسمبر 1971 کو مقرر کیا تھا تاکہ ان حالات کی جانچ کی جائے جن میں مشرقی کمانڈ کے کمانڈر نے ہتھیار ڈالے اور ان کی کمان میں موجود پاکستان کی مسلح افواج نے ہتھیار ڈالے، اور مغربی پاکستان اور بھارت کے درمیان اور ریاست جموں و کشمیر میں سیز فائر لائن پر جنگ بندی کا حکم دیا گیا۔ کمیشن کی سربراہی پاکستان کے چیف جسٹس جناب جسٹس حمود الرحمان کر رہے ہیں۔ کمیشن کے دیگر 2 اراکین میں جناب جسٹس ایس انوار الحق جج سپریم کورٹ آف پاکستان اور جناب جسٹس طفیل علی عبد الرحمان
चीफ जस्टिस सिंध बलूचिस्तान हाई कोर्ट शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अल्ताफ़ कादर और मिस्टर एम ए लतीफ़ असिस्टेंट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिल तरतीब कमीशन के फौजी मशीर और सेक्रेटरी हैं। कमीशन ने अपनी कार्रवाई 1 फरवरी 1972 को रावलपिंडी में इन कैमरा शुरू की थी और 213 गवाहों के बयानात कलमबंद किए थे। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 12 जुलाई 1972 को उस वक्त के सदर पाकिस्तान को पेश की थी। इस रिपोर्ट में कमीशन ने यह मुशाहिदा किया था कि मशरकी पाकिस्तान में हथियार डालने के असबाब के हवाले से उसके नताइज आर्जी हैं। इसलिए उसने सिफारिश की थी कि जब मशरकी कमांड के कमांडर और दीगर सीनियर अफसरान जो इस वक्त भारत में हैं दस्तयाब हों तो मशरकी पाकिस्तान में हथियार डालने के हालात की मज़ीद जाँच की जाए। अब चूँकि तमाम जंगी कैदी और सिविलियन अफराद पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, हुकूमत ने कमीशन को इस इंक्वायरी के इस हिस्से को मुकम्मल करने की हिदायत की है। कमीशन का एक आर्जी दफ्तर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की इमारत लाहौर में कायम किया गया है और कमीशन ने फैसला किया है कि कार्रवाई शुरू करने से पहले जिस जगह का ऐलान बाद में किया जाएगा, अवाम, सिविल सर्विसेज और मुसल्लह अफवाज के अफराद जो भारत में जंगी कैदी थे या मशरकी पाकिस्तान से वापस आए थे, उनको ये मौका फराहम किया जाए कि वो कमीशन को ऐसी मुतलका मालूमात फराहम करें जो उनके इल्म में हों और मशरकी पाकिस्तान में हथियार डालने के असबाब से मुतल्लक हों। ये मालूमात तहरीरी तौर पर तरजीहन 5 कापियों में हो, जितनी मुख्तसर हो सके 30 जून 1974 तक कमीशन के सेक्रेटरी के सुपुर्द करें, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाहौर के पते पर भेजी जाएँ। मालूमात फराहम करने वाला ये भी बताए कि आया वो कमीशन के सामने पेश होने के लिए तैयार है। तमाम ऐसी मालूमात और उन मालूमात देने वाले अफराद की तफसीलात को सख्ती से खुफिया रखा जाएगा। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि हुकूमत पाकिस्तान के एक अवामी ऐलान के मुताबिक जो 11 जनवरी 1972 को अखबारात में शाया हुआ, कमीशन के सामने तमाम कार्रवाइयाँ इन कैमरा होंगी और जो बयानात कमीशन के सामने दिए जाएंगे उनको मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और ऐसे बयानात देने वाले शख्स के खिलाफ किसी किस्म की दीवानी या फौजदारी कार्रवाई नहीं की जाएगी, सिवाय उस सूरत में जब बयान झूठा हो। कमीशन को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी पाकिस्तानी शहरी को मालूमात के हसूल के लिए अपने सामने तलब कर सके। अगर ज़रूरी हो तो कमीशन किसी शख्स की हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए वारंट भी जारी कर सकता है, जब तक कि वो कानून के तहत अदालत में ज़ाती तौर पर पेश होने से मुस्तस्ना ना हो। वो दिफाई खिदमात के हाज़िर सर्विस एहलकार जो कमीशन के सामने गवाही देने के लिए तैयार हैं, उन्हें कमीशन की मदद करने पर किसी इंतकामी कार्रवाई का खदशा नहीं होना चाहिए। यहाँ से शुरू होती है असल हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट। चैप्टर 1 इखलाकी पहलू। इब्तदाई तारफ़। पार्ट 8 की मरकज़ी रिपोर्ट के बाब 1 में हमने 1971 की जंग में शिकस्त की वजूहात के इखलाकी पहलू पर तफसील से रोशनी डाली है। ये ज़रूरी इसलिए हुआ क्योंकि कमीशन के सामने मुख्तलिफ तबकों से तल्लुक़ रखने वाले काबिल एहतराम गवाहों बशमूल आला ओहदों पर फायज़ और ज़िम्मेदार फ़ौजी अफसरान ने इस बात पर जोर दिया कि मार्शल लॉ की जिम्मेदारियों के दौरान पैदा होने वाली बदउनवानी, शराब और औरतों की ख्वाहिश और ज़मीनों जायदाद की लालच की वजह से कई सीनियर फ़ौजी अफसरान, ख़ास तौर पर आला तरीन ओहदों पर फायज़ अफराद ना सिर्फ जंग लड़ने की सलाहियत खो बैठे थे, बल्कि जंग की कामयाब हिकमत अमली बनाने के लिए ज़रूरी, अहम और नाजुक फ़ैसले करने की पेशा वराना काबिलियत भी खो चुके थे। उन गवाहों का कहना था कि ऐसी बदउनवान और बेराह रवी की ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो पाकिस्तानी फ़ौज को फ़तह की तरफ ले जा सकें। कमीशन के सामने पेश किए गए शवाहिद का तजिया करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि फ़ौज के सीनियर अफसरान में इखलाकी बिगाड़ का आगाज़ 1958 में मार्शल लॉ की जिम्मेदारियों में उनकी शमूलियत से हुआ। ये रुझानात उस वक्त दोबारा उभरे और मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गए जब जनरल याह्या खान ने मार्च 1969 में मुल्क में दोबारा मार्शल लॉ नाफज किया। शवाहिद से ये बात सामने आई है कि कई सीनियर फ़ौजी अफसरान ने न सिर्फ बड़े पैमाने पर ज़मीनों और घरों की ख़रीदारी और दीगर तिजारती सरगर्मियों में हिस्सा लिया, बल्कि वो गैर इखलाकी और बेरहा रवी के रास्ते पर भी चल पड़े, जिससे उनकी पेशा वराना सलाहियतों और क़यादत की खसूसियात बुरी तरह मुतासर हुईं। हमने मशरकी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. न्याज़ी समेत बाद आला अफसरान के तर्ज़ अमल पर मखसूस तबसरे किए। ताहम हमने इस बाब के पैराग्राफ 35 में ये मुशाहिदा किया, चूँकि हमें लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. न्याज़ी पर इल्ज़ामात पेश करने का मौका नहीं मिला, इसलिए इस हवाले से कोई हतमी नतीजा उनकी भारत से वापसी तक मौखर किया जाए, जहाँ वो इस वक्त जंगी कैदी के तौर पर ज़ेरे हिरासत हैं। अब हमने न सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल न्याज़ी बल्कि दीगर कुछ गवाहों का भी उनके ज़ाती तर्ज़ अमल और साबिक़ मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज के ऑपरेशंस के दौरान उन पर लगाए गए अमूमी इल्ज़ामात के हवाले से मुआयना किया है और इस मामले में अपने हतमी नताइज अख़ज़ करने की पोजीशन में हैं। मार्शल लॉ की ज़िम्मेदारियों का असर।
25 मार्च 1971 की फ़ौजी कार्रवाई के बाद जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई उसमें मशरक़ी पाकिस्तान में सिविल इंतज़ामिया अमली तौर पर मफलूज हो गई और सूबे को चलाने का बोझ बड़ी हद तक फ़ौजी अफसरान पर आ गया। उनकी सिविल इंतज़ामिया में मुदाखलत तब भी जारी रही जब मगरबी पाकिस्तान से मुतअद्दिद सीनियर सिविल सर्वेंट्स बशमूल चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और कम अज़ कम 2 डिवीज़न कमिश्नर्स को मुतारफ़ कराया गया। IG पुलिस जनाब MAK चौधरी गवाह नंबर 219 के मुताबिक मार्च अप्रैल 1971 के हंगामों के बाद एक फ़ौजी गवर्नर था जिसके साथ एक मेजर जनरल बतौर मशीर सिविल इंतज़ामिया की सरबराही कर रहा था। हर सतह पर एक मुतवाज़ी मार्शल लॉ इंतज़ामिया मौजूद थी। इंतज़ामिया के तमाम शोबे ख़ास तौर पर कानून व अमन की सूरत हाल से मुतल्लिक़ मार्शल लॉ हुकाम के कंट्रोल में थे। एक मगरबी पाकिस्तानी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को मुकामी मार्शल लॉ हुकाम ने सूबाई हेडक्वार्टर आने की इजाज़त नहीं दी ताकि वो IG पुलिस के साथ एक कॉन्फ्रेंस में शरीक हो सके। सैयद अलमदार रज़ा गवाह नंबर 226 कमिश्नर ढाका डिवीज़न के मुताबिक कोशिशें की गई कि सिविल अफसरान को कम अज़ कम मामूली मामलात में ज़िम्मेदार बनाया जाए जो फ़ौजी अफसरान की अमूमी निगरानी और कंट्रोल में हों, लेकिन उसमें कोई खौतरखा नताइज हासिल नहीं हो सके। जिन बंगाली अफसरान को बहाल किया गया था वो एतमाद से महरूम थे और ये भी यकीन नहीं था कि उनकी वफादारियों पर शुबा तो नहीं किया जा रहा। उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं, हत्ता कि उनकी गिरफ्तारी के अहकामात भी जारी किए गए बगैर किसी को इतला दिए, बशमूल उनके अफसरान या हुकूमत मशरक़ी पाकिस्तान के। फ़ौज की सिविल इंतज़ामिया में मुदाखलत उस वक्त भी ख़त्म ना हुई जब एक सिविल गवर्नर यानी डॉक्टर AM मालिक को नस्ब किया गया और उनके मुकर्रर करदा वज़रा ने ओहदे संभाले। इस सिलसिले में मेजर जनरल राव फरमान अली गवाह नंबर 284 जिन्होंने गवर्नर के सेक्रेटेरिएट में मेजर जनरल सिविल अमूर का ओहदा संभाला हुआ था, उनके अल्फाज ये हैं। मशरक़ी पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर सिविल हुकूमत तश्कील नहीं दी जा सकी जैसा कि साबिक़ सदर ने ऐलान किया था। डॉक्टर मालिक एक बूढ़े आदमी और सियासतदान थे। उनकी शख्सियत कमज़ोर थी। वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट जनरल AA न्याज़ी को नाराज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि इस विंग में हालात गैर मुस्तहकम थे। जनरल न्याज़ी को ताकत से मोहब्बत थी लेकिन उनमें ना तो बसीरत थी ना ही सियासी मुज़ामरात को समझने की सलाहियत। उन्होंने सिविल गवर्नर का ज़्यादा एहतराम नहीं किया। फ़ौज ने अमली तौर पर सिविल इंतज़ामिया का कंट्रोल जारी रखा। मगरबी पाकिस्तानी सिविल हुकाम के जहन में जो तासर पैदा हुआ जो उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान में खिदमात अंजाम दे रहे थे उसका इज़हार मोहम्मद अशरफ गवाह नंबर 275 साबिक़ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ढाका ने इस तरह किया। दिसंबर 1971 में एक सिविल गवर्नर की तकरीर सिर्फ मुल्की और गैर मुल्की अवामी राय को धोखा देने के लिए थी। बेचारे डॉक्टर मालिक और उनके वज़रा सिर्फ अलामती थे। तमाम अहम मामलात में असल फैसले फ़ौज के हाथ में थे। मुझे नई काबीना की पहली तस्वीर याद है। मेजर जनरल फरमान अली गवर्नर के दाएं तरफ नुमायां तौर पर नज़र आ रहे थे, हालांकि वो काबीना के रुकन नहीं थे। ये तासर इस हकीकत से मज़ीद तक़वियत पाता है कि बाद के मरहले में जनरल यहया खान के हुक्म पर होने वाले ज़मीनी इंतखाबात के उम्मीदवारों का इंतखाब भी मेजर जनरल फरमान अली ने किया। अगरचे लेफ्टिनेंट जनरल न्याज़ी और उनके मातहत मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने दावा किया कि उन्होंने मुख्तलिफ सतहों पर सिविल हुकाम को मुकम्मल आज़ादी दी, लेकिन उन्होंने तस्लीम किया कि मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौजी कार्रवाइयों के बाद के हालात में फ़ौज को लाजमी तौर पर कानून और इंतज़ाम बरकरार रखने, मवासलात की बहाली और सूबे में मुआशी सरगर्मियों की बहाली में गहरी दिलचस्पी लेनी पड़ी। भारत से वापस आने वाले अफसरान के बयानात से ये बात वाज़ेह होती है कि पाकिस्तान आर्मी का मार्शल लॉ फ़राइज़ और सिविल इंतज़ामिया में तवील और वसी पैमाने पर मुलव्वस होना पेशा वराना और इखलाकी मेयारों पर तबाहकुन असरात का हामिल था। ब्रिगेडियर M सलीमुल्लाह जो मशरक़ी पाकिस्तान में 203A ब्रिगेड की कमांड कर रहे थे, उनके मुताबिक मार्शल लॉ फ़राइज़ और अंदरूनी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारियों में तवील शमूलियत ने फ़ौज के पेशा वराना मेयार को मुतासर किया। रेल एडमिरल शरीफ गवाह नंबर 283 जो मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तान नेवी के कमांडिंग फ्लैग ऑफिसर थे, उनके मुताबिक इस शिकस्त की बुनियाद 1958 में रखी गई थी जब मुसल्लह अफवाज ने मुल्क पर कब्ज़ा किया। सियासत के फ़न को सीखते हुए उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बुनियादी फ़ौजी ज़िम्मेदारी तर्क कर दी और साथ ही अपने लिए दौलत जमा करने और हैसियत हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी। इसी तरह के ख्यालात को कमोडोर IHM मलक गवाह नंबर 272 जो चिटागांग पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन थे, ब्रिगेडियर SSA कासम साबिक़ कमांडर अटरली मशरक़ी कमांड, कर्नल मंसूर अल मलक साबिक़ GS-19 डिवीज़न मशरक़ी पाकिस्तान और कर्नल इजाज़ अहमद गवाह नंबर 247 साबिक़ कर्नल स्टाफ GS मशरक़ी कमांड ने भी पेश किए। कमीशन के सामने आने वाले नए शवाहिद ने हमारे मरकज़ी रिपोर्ट में दिए गए नताइज को मज़ीद तक़वियत दी कि पाकिस्तान आर्मी की मार्शल लॉ फ़राइज़ और सिविल इंतज़ामिया में शमूलियत ने एक इंतहाई बदनुमानी का असर डाला जिससे फ़ौज की पेशा वराना ज़िम्मेदारियों पर शदीद मनफी असर पड़ा। इसके नतीजे में अफसरान अपने यूनिट्स और फार्मेशंस को तरबियत फराहम करने के मेयार पर तवज्जो मरकूज़ नहीं कर सके क्योंकि इस मकसद के लिए उनके पास वक्त कम था और बहुत से अफसरान ने तरबियत देने की ख्वाहिश भी खो दी।
मशरकी पाकिस्तान में 25 मार्च 1971 को फौजी कार्रवाई के बाद एक नया पेचीदा मसला सामने आया, जब पाकिस्तान आर्मी के यूनिट्स ने सूबे भर में स्वीप ऑपरेशन शुरू किए ताकि अवामी लीग के बागियों से निपटा जा सके। फौज को बगैर मुनासिब लॉजिस्टिक इंतजामात के दही इलाकों में जाना पड़ा और अपने इब्तदाई ऑपरेशन के दौरान खुराक और दीगर ज़रूरी सामान मुकामी शहरी ज़राए से हासिल करना पड़ा। बदकिस्मती से जब मुनासिब लॉजिस्टिक इंतजामात मुमकिन हो गए तब भी ये अमल जारी रहा। शवाहिद ये बताते हैं कि फौजियों ने शहरी दुकानों और स्टोर को तोड़ा और जो कुछ लिया उसका कोई रिकॉर्ड तैयार नहीं किया कि वो कहाँ से लिया। गाड़ियाँ, खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान कब्ज़े में लेने की ज़रूरत को समझा जा सकता है, लेकिन ये अमल एक मुनासिब हिसाब किताब के तरीके के तहत किया जाना चाहिए था ताकि हालात मामूल पर आने पर मुआवजा दिया जा सके। चूँकि ऐसा कोई तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया गया, उससे फ़ौजियों बमशमूल अफसरान में ये अमूमी तासर पैदा हुआ कि जो चाहें जहाँ से चाहें ले सकते हैं। हमारे ख्याल में ये वो बुनियाद है जिससे मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौज की तरफ से मुबैना लूट मार का आगाज़ हुआ। इब्तदाई मराहल में इस किस्म के सामान की फराहमी का तरीक़ाकार सीनियर कमांडरों बमशमूल लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी की तरफ से हौसला अफजाई की गई, जिनके तबसरे का हवाला हम एक पहले बाब में दे चुके हैं कि जब उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान से कमान संभाली तो उनके अल्फाज थे, राशन की कमी की क्या बात हो रही है? क्या इस मुल्क में गाय और बकरियां नहीं हैं? ये दुश्मन की सरजमीन है, जो चाहो ले लो। बर्मा में भी हम यही करते थे। मुलाहिजा करें मेजर जनरल फरमान अली का बयान। जनरल न्याजी ने यकीनन ऐसे किसी बयान को तस्लीम नहीं किया और दावा किया कि हमने जो कुछ भी लिया उसके बदले में हमने एक चिट दी ताकि शहरी हुकूमत उसका मुआवजा दे सके। ताहम दूसरे अफसरान ने उनके इस दावे की तायीद नहीं की। उनके बरक्स कुछ अफसरान जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल बुखारी गवाह नंबर 244 ने वाज़े बयान दिया कि उन्हें बाकायदा तहरीरी अहकामात मिले थे जो कि मशरक़ी कमांड की तरफ से जारी किए गए थे कि स्वीप ऑपरेशन के दौरान ज़मीन से हासिल करदा वसाइल पर इन्हिसार किया जाए। बाद के मराहल में मशरक़ी कमांड और डिवीज़न कमांडरों ने ऐसी सरगर्मियों को रोकने के लिए सख्त हिदायत जारी की और कुछ कमांडरों ने फ़ौजियों को ज़ेरे इस्तेमाल बैरकों की तलाशी करवाई ताकि लूटा हुआ सामान बरामद किया जा सके, जिसमें टेलीविज़न सेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, टाइप राइटर्स, घड़ियाँ, सोना, एयर कंडीशनर और दीगर कीमती अशिया शामिल थीं। हमें बताया गया कि कई मामलात में इंक्वायरी अदालतों के ज़रिए तादीबी कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर यह मुकदमा 16 दिसंबर 1971 के हथियार डालने से पहले मुकम्मल ना हो सके। मशरक़ी पाकिस्तान में तैनात अफसरों के वाज़े इखलाकी ज़वाल के वाक़यात। पहले नंबर पर हैं लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. न्याजी, अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी। मरकज़ी रिपोर्ट में हमने जनरल याया खान, जनरल अब्दुल हमीद खान, मरहूम मेजर जनरल रिटायर्ड खुदादाद खान, लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. न्याजी, मेजर जनरल जहां ज़ेब और ब्रिगेडियर हयातुल्लाह के ज़ाती रवैये से मुतल्लिक़ इल्ज़ामात और उनके सबूत का जिक्र किया है। हम यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी के हवाले से मज़ीद मुशाहिदात शामिल करना चाहते हैं। बाब 1 के हिस्सा 8 के पैराग्राफ 30 से 34 का जायज़ा लेने पर यह वाज़ेह होता है कि लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की संगीनी ये है कि वो सियालकोट में GOC और बाद में लाहौर में GOC और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से मार्शल लॉ के मुकदमात के दौरान पैसा बना रहे थे कि उनके लाहौर के गुलबर्ग में रहने वाली एक खातून मिसेस सईदा बुखारी से करीबी तल्लुकात थे, जो सेनोरिटा होम के नाम से एक कहबा खाना चला रही थीं और जनरल के लिए रिश्वत वसूल करने और काम करवाने के लिए एजेंट के तौर पर काम करती थी कि उनका सियालकोट की एक और औरत शमना फिरदौस से भी दोस्ती थी, जो मिसेस सईदा बुखारी ही की तरह किरदार अदा करती थीं कि मशरक़ी पाकिस्तान में उनकी तैनाती के दौरान उनकी बदनामी का सबब बनने वाली ख़वातीन के साथ तल्लुकात और उनके मतहत जो कुछ जूनियर अफसरान के साथ रात के वक्त उन जगहों पर जाने की बातें आम थीं, और ये भी कि उन्होंने पान की स्मगलिंग में भी हिस्सा लिया जो मशरक़ी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान भेजा जाता था। ये इल्ज़ामात कमीशन के सामने अब्दुल क़य्यूम आरफ गवाह नंबर 6, मुनव्वर हुसैन एडवोकेट सियालकोट गवाह नंबर 13, अब्दुल हफीज़ कारदार गवाह नंबर 25, मेजर सजादुल हक गवाह नंबर 164, स्क्वाडन लीडर CA वहीद गवाह नंबर 57 और लेफ्टिनेंट कर्नल हलीज अहमद गवाह नंबर 147 ने लगाए थे। मौजूदा तहकीकात के दौरान जनरल न्याजी के जिनसी मामलात में बदनामी और पान की स्मगलिंग में मुलव्वस होने के हवाले से नुकसानदेह शवाहिद सामने आए हैं। इस ज़मीन में लेफ्टिनेंट कर्नल मंसूर उल हक गवाह नंबर 260, साबक GSO 1 9 डिवीज़न, लेफ्टिनेंट कमांडर A खान गवाह नंबर 262, पाकिस्तान नेवी ब्रिगेडियर IR शरीफ गवाह नंबर 269, साबक कमांडिंग इंजीनियर मशरक़ी कमांड मिस्टर मोहम्मद अशरफ गवाह नंबर 275, साबक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ढाका और लेफ्टिनेंट कर्नल अजीज़ अहमद खान गवाह नंबर 276 के बयानात काबिल ज़िक्र हैं। आखिरी गवाह की तरफ से दिए गए रिमार्क्स इंतहाई अहम हैं।
फौजी कहा करते थे कि जब कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नियाज़ी खुद रेप करने वाला हो तो उन्हें कैसे रोका जा सकता है। जनरल नियाज़ी की यही शोहरत सियालकोट और लाहौर में भी थी। मेजर जनरल काजी अब्दुल मजीद खान गवाह नंबर 254 और मेजर जनरल फरमान अली गवाह नंबर 284 ने भी जनरल नियाज़ी की पान की बरामद में मुलव्वस होने के बारे में बात की। मेजर जनरल अब्दुल मजीद के मुताबिक ब्रिगेडियर असलम नियाज़ी जो 53 ब्रिगेड की कमांडर थे और सीनियर सुप्रीडेंट पुलिस दलजान जो जनरल नियाज़ी के साथ ढाका में फ्लैग स्टाफ हाउस में रिहाइश पजीर थे, जनरल नियाज़ी की पान की बरामद में मदद करते थे। मेजर जनरल फरमान अली ने तो यहाँ तक कहा कि जनरल नियाज़ी मुझसे नाराज़ थे क्योंकि मैंने उन्हें पान के कारोबार में मदद नहीं की। PIA के ब्रिगेडियर हमीदुद्दीन ने मुझे शिकायत की कि कोर हेडक्वार्टर ने पान की मगरबी पाकिस्तान की नकलो हमल में वज़न की हद मुकर्रर करने की मदाखलत की है। मैंने जनरल नियाज़ी के ADC को कहा जो मेरे दफ्तर में आया कि ये एक तिजारती मामला है और इसे PIA और पान के बरामद कुनिंदगान के दरमियान तय पाने वाले इंतजामात पर छोड़ देना चाहिए। हमें समझ में आया कि इशारा ये है कि जनरल नियाज़ी का एक बेटा मशरकी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान पान की बरामद में मुलव्वस था। मेजर SS हैदर गवाह नंबर 259 और ब्रिगेडियर अता मोहम्मद गवाह नंबर 257 के मुताबिक यहाँ तक कि ब्रिगेडियर बाकर सिद्दीकी चीफ ऑफ स्टाफ मशरकी कमांड भी जनरल नियाज़ी के पान की बरामद में शरीक थे। पिछले पैराग्राफ में जिक्र की गई इल्ज़ामात जनरल नियाज़ी के सामने पेश की गई जब वो हमारी मौजूदगी में आए और उन्होंने कुदरती तौर पर उनकी तरदीद की, और जब उनसे ख़वातीन के बारे में उनकी कमज़ोरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मैं कहता हूँ नहीं, मैंने मार्शल लॉ के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। मैंने कभी किसी को नहीं रोका कि वो मुझसे मिलने आए। मैं मशरक़ी पाकिस्तान के मसाइल के दौरान बहुत मज़हबी हो गया था। मैं पहले ऐसा नहीं था, मैं इन चीज़ों से ज़्यादा मौत के बारे में सोचता था। जहाँ तक इल्ज़ामात का तल्लुक़ है कि वो पान की बरामद में मुलव्वस थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक शख्स की बोइयां की शिकायत पर इस मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया जो पान के बरामद कुनिंदगान के अजारादारी के बायस मुतासर हुआ था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दरअसल ब्रिगेडियर हमीदुद्दीन और PIA का अमला खुद पान की स्मगलिंग में मुलव्वस था। कमीशन के सामने आने वाले गवाहों, चाहे वो शहरी हों या फ़ौजी, के सबूतों के मजमूए से ये बात वाज़ेह है कि बदकिस्मती से जनरल नियाज़ी ने जिनसी अमूर में एक बुरी शोहरत हासिल कर ली थी और ये शोहरत उनकी तैनातियों के दौरान सियालकोट, लाहौर और मशरक़ी पाकिस्तान में मुस्तकिल रही। उनकी पान के बरामद में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात जो उन्होंने मशरक़ी कमांड में अपने ओहदे का इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल करते हुए लगाए भी पहली नज़र में दुरुस्त लगते हैं। हालांकि ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं थी कि हम इस मामले की तफसीली तहकीक करें। ये हुकूमत का काम है कि ये फ़ैसला करे आया उन मामलात पर भी किसी इंक्वायरी या मुकदमे का इनकाद किया जाना चाहिए जो उस अफसर के ख़िलाफ़ आखिरकार किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर आते हैं मेजर जनरल मोहम्मद जमशेद, साबिक GOC 36 A डिवीज़न मशरक़ी पाकिस्तान। कर्नल बशीर अहमद खान गवाह नंबर 263 जो मशरक़ी कमांड में DDML के तौर पर तैनात थे, उन्होंने कमीशन के सामने बयान दिया कि मेजर जनरल जमशेद खान की बीवी 16 दिसंबर 1971 की सुबह ढाका से इनखला के दौरान कुछ करेंसी अपने साथ लाई थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कर्नल रशीद जो मेजर जनरल जमशेद खान की कमान में मशरक़ी पाकिस्तान की सिविल मुसल्लह अफवाज के स्टाफ अफसर थे भी करेंसी के गलत इस्तेमाल में मुलव्वस होने की इतला मिली थी। ये भी हमारी तवज्जो में आया कि जनरल ने 15 या 16 दिसंबर 1971 की सुबह हेलीकॉप्टर के ज़रिए मशरक़ी पाकिस्तान छोड़ने वालों में कुछ रकम तकसीम की थी। मेजर जनरल जमशेद अली खान से इस बारे में तहकीक की गई और उनका जवाब ये है, जो कुल रकम शामिल थी वो 50,000 रुपये थी जिसे मैंने हुकूमत की हदायत के तहत तबाह की जाने वाली करेंसी से निकलवाया और ये कुल रकम उन अफसरान के ज़रिए तकसीम की गई जिन्हें मैंने मुकर्रर किया था और ये तकसीम सख्ती से हिदायतों कवायद व ज़वाबित के मुताबिक बिहारियों और बंगालियों, मुखबरों और ज़रूरतमंदों में 15 और 16 दिसंबर 1971 की रात की गई। मुझे मशरक़ी पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से इनामात की अदायगी और मालूमात ख़रीदने के मकसद के लिए एक खुफिया फ़ंड फराहम किया गया था और इस मामले में खर्च उसी फ़ंड से किया गया जो मेरे पास था। ये फ़ंड गैर हिसाबी था। 15 और 16 दिसंबर 1971 की दरमियानी रात हेलीकॉप्टरों के ज़रिए रवाना किए गए ज़रूरतमंद ख़ानदानों को दी गई रकम EPCAF के डायरेक्टर जनरल के फंड्स में थी। इस फंड से रकम की मंजूरी देने का वाहिद इख्तियार था और उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए जिनमें यह खर्च किया गया, मैंने मुतलका अफराद से रकम की वसूली सिफारिश करने का कोई इरादा नहीं किया। ऊपर दी गई वजाहत से ये वाज़े होता है कि मज़कूरा खर्च की गई तफसीलात किसी अकाउंट डिपार्टमेंट को फराहम करने की ज़रूरत नहीं थी। हम इस बात पर अफसोस का इज़हार करते हैं कि मेजर जनरल जमशेद का दिया गया जवाब तसल्ली बख्श नहीं है। अगरचे उनकी तरफ से तकसीम किए गए फ़ंड्स मामूल की सूरत हाल में गैर हिसाबी हो सकते हैं,
لیکن ان کے لیے یہ مناسب اور مشورتی بات ہوتی کہ وہ ایسے معلومات فراہم کریں جو ان کے لیے حالات کے مطابق ممکن ہو۔ جب یہ معاملہ اس بنیاد پر سامنے آیا کہ مشرقی پاکستان میں ان لین دین کی خبر رکھنے والے افسروں نے کمیشن کو فراہم کی اور بعد میں قید جنگ کے کیمپوں میں بھی یہی صورتحال سامنے آئی، لہٰذا ہم یہ تجویز دیتے ہیں بغیر یہ مانے کہ جنرل کی طرف سے کوئی غفلت برتی گئی کہ اس معاملے کی مزید تحقیقات کی جائیں تاکہ اس کے ارد گرد پائی جانے والی شکوک و شبہات صاف ہو سکیں، جو کہ جنرل کے اپنے مفاد میں بھی ہوگا۔ تیسرے نمبر پر کچھ زیادہ افسران کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر جنرل نیازی کے بارے میں بتایا گیا، دوسرے نمبر پر جنرل جمشید کے بارے میں، اور تیسرے نمبر پر کچھ مجموعی افسران کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نمبر 3، بریگیڈیئر جہاں زیب ارباب، سابق کمانڈر 57 بریگیڈ، لیفٹیننٹ کرنل اب بریگیڈیئر مظفر علی خان زاہد، سابق کمانڈر 31 فیلڈ ریجمنٹ، لیفٹیننٹ کرنل بشارت احمد، سابق کمانڈر 18 پنجاب، لیفٹیننٹ کرنل محمد تاج، کمانڈر 32 پنجاب، لیفٹیننٹ کرنل محمد طفیل، کمانڈر 55 فیلڈ ریجمنٹ، میجر مدد حسین شاہ 18 پنجاب۔ میجر جنرل نذر حسین شاہ گواہ نمبر 242 اور 16 ڈویژن کے جی او سی تھے۔ میجر جنرل محمد حسین انصاری گواہ نمبر 233 جو 9 ڈویژن کے جی او سی تھے، اور بریگیڈیئر باقر صدیقی گواہ نمبر 218 جو مشرقی کمان کے چیف آف سٹاف تھے، کی گواہی نے یہ ظاہر کیا کہ یہ افسران اور ان کے یونٹ بڑے پیمانے پر لوٹ مار میں ملوث تھے، جس میں سرگنج میں نیشنل بینک کی خزانے سے 1 کروڑ 35 لاکھ روپے کی چوری بھی شامل ہے۔ یہ رقم ایک جی سی او کے ذریعے پاکسی پل پر پکڑی گئی جو ایک ٹرک کے نیچے والے حصے میں منتقل کی جا رہی تھی۔ ٹرک کے ڈرائیور نے ایک چٹھی پیش کی جس پر لکھا تھا میجر مدد کی طرف سے جاری کردہ۔ ہمیں بتایا گیا میجر جنرل انصاری کی صدارت میں ایک کورٹ آف انکوائری تشکیل دی گئی تھی جس نے کچھ شواہد ریکارڈ کیے تھے، لیکن جنگ کے آغاز کی وجہ سے انکوائری مکمل نہ ہو سکی۔ جی ایچ کیو کے نمائندے نے ہمیں اس بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی کہ ان افسران کے خلاف جی ایچ کیو کی جانب سے کیا اقدامات اٹھائے گئے، سوائے اس کے کہ بریگیڈیئر جہاں زیب ارباب کو ایک ڈویژن کے جی او سی کے طور پر کام کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ کمیشن محسوس کرتا ہے کہ اس افسر کی بے قصوری کی تصدیق اور انکوائری مکمل ہونے سے پہلے یہ تقرری جی ایچ کیو کی جانب سے انتہائی نامناسب تھی۔ ہم تجویز دیتے ہیں کہ میجر جنرل انصاری کی طرف سے مشرقی پاکستان میں شروع کی گئی انکوائری کے نتائج کو فوری طور پر حتمی شکل دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اگر ضرورت پیش آئے تو ریکارڈ کی دوبارہ تشکیل میں کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے، کیونکہ مواد کے گواہ اب پاکستان میں موجود ہیں۔ اس باب کا اختتام کرنے سے قبل ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سینئر فوجی کمانڈروں کے خلاف اخلاقی بے راہ روی اور بدعنوانی کی ذاتی الزامات کی تفتیش میں شامل ہونے کی کوئی خواہش نہیں رکھتے، لیکن ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینے پر مجبور کیا گیا کہ ایسے بدعنوان سلوک کا 1971 کی جنگ میں ان افسران کی قیادت اور عزم کی خصوصیات پر براہ راست اثر پڑا ہے۔ ہم نے افسوس کے ساتھ پایا یہ واقعی ایسا ہی تھا۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ حکومت جہاں بھی حقائق کی بنیاد پر جائز ہو مؤثر کارروائیاں کرے تاکہ پاکستان کی مسلح فوج کے اعلیٰ اخلاقی معیارات اور روایات کو برقرار رکھا جا سکے جس پر وہ بے حد فخر کرتی تھی قبل اس کے کہ زوال شروع ہوا۔